तो मरियम नवाज ने आज जलसा किया, उस जलसे में क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहती हूँ कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलम का टीका है वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो आवाम में, ताकि आवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। नाज़रीन, मरियम नवाज बज़ाहिर इलेक्शन मोड में चली गई। उनकी रैलीज ये बता रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मोड में जो साइड पे बैठ के सारी सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं और विन विन सिचुएशन में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है यकीनन, और आसिफ जरदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज भी आज यही बताई थी। मरियम नवाज साहिबा ने जिक्र किया ये 1-2 महीने का काम नहीं है, और 1 महीने में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, बल्कि है तो कोलिशन हुकूमत लेकिन जवाबात क्योंकि वज़ीर आज़म उनका है, वज़ीर ख़ज़ाना उनका है, पंजाब में भी मुबैना तौर पे वज़ीर आला उन्हीं के हैं, तो सवालात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही होते हैं और एवेल्यूएशन भी उन्हीं की होनी है। तो 1 माह में क्या शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल तैयार थे? जो माशी सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदे का हल्फ लिया तो उससे एक दिन कबल डॉलर की कीमत 182.93 रुपये थी, जो आज 1 माह बाद बढ़कर 190.02 रुपये हो चुकी है। 1 माह में डॉलर की कीमत में 7.9 रुपये इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में तकरीबन 1000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया तो उससे एक दिन कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 46,145 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही थी। आज 1 माह बाद स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी के बायस 42,863 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है, और सिर्फ 1 माह के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,393 पॉइंट्स गिर चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ साहब इस सारी जो सूरत हाल 1 माह में बनी है उसके लिए तैयार थे? मरियम नवाज की तकरीर सुने तो उससे तो लगता है कि बिल्कुल तैयार नहीं थे। और जो फैसल वार साहब आपसे जान लेते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ की जो 1 माह की परफॉर्मेंस है, आपको लग रहा है ये तैयार थे माशी चैलेंजेस के लिए, डील करने के लिए? इनके पास कोई प्लान था या नहीं था? अर्शद साहब, ये तो उनको तोहफा मिला है, उनके लिए सरप्राइज था। एक तो कि उनको उनकी सारी स्लेट साफ करके 0 की आगे 10 लगा के 100 मार्क्स से पास करा दिया जाएगा। दूसरा है कि ये तो बड़े जब समझदार लोग थे, 35 साल से चला रहे थे मुल्क को, दूध की नहरें सही थी। हम तो निकम्मे भी थे, नालायक भी थे, हमें आता भी था काम। इनको तो काम आता था, इनको सिर्फ काम उतारना आता था पाकिस्तान का, वो उतार रहे हैं। अभी तो डॉलर जहाँ खड़ा है वहां से बहुत आगे जाना है। जो इन्होंने IMF की शराइत के ऊपर बात किया, वरना वो पैसे नहीं देंगे। जो पेट्रोल है वो जहाँ आज है वो आप देख लेंगे नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन में कहाँ होगा। आपके रिकॉर्ड का हिसाब लिख लें सारी चीजें। तो ये तो तबाही की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं, और पहले भी तबाह करते रहे हैं, और फिर वो पास भी आते हैं, उस लेबॉर्ट्री में आते हैं, साफ भी आते हैं, उनको स्लेट के साथ भेजा जाता है, काली करके भेज देते हैं, फिर सफेद करके ले आते हैं। 35 साल से ड्रामा चल रहा है, गेम चल रही है, अब आवाम देख चुकी है। 35 साल से नहीं, आज तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि 1970 के बाद से एक इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब इसका सोल्यूशन आपको लग रहा है कि अर्ली इलेक्शंस के लिए? आसिफ जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने ख्वाजा आसिफ को भी सुना, लंदन में भी मुलाकात हो रही है, फिर मरियम नवाज ने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि अवाम में जाना चाहिए। इलेक्शन के लिए तैयार होंगे? अगर होंगे तो आपको ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? अर्शद साहब देखें, जिस तसादुम की तरफ लेके जा रही है नून लीग खास तौर पे, क्योंकि इन्होंने तो आपको देखा है मॉडल टाउन के अंदर गोलियां चलाई मासूम निहत्ते बच्चों पर, माओं के ऊपर। तो आवाम जब सड़कों पे निकलेगी तो इनका तो प्लान यही होगा, अरेस्ट करो, गोली मारो। कोई पूछने वाला इनका है थोड़ी, इनके केसेस का भी कोई पूछने वाला, इनका कोई वाले वारिस भी नहीं है। तो ये तो उस तसादुम की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर नहीं निकला, पाकिस्तानी बाहर निकला है। जब पाकिस्तानी बाहर निकल आता है तो वो पाकिस्तान का मालिक भी है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी भी है, वोटर भी है, वो सपोर्टर भी है। वो पाकिस्तान की सलामती और उसकी खुद मुख्तारी और उसकी गैरत के नाम पर सब कुछ कर बैठता है। आपको याद दिलाता चलूँ कि हम एक जंग जीते थे, हम तो बच्चे थे, मैं और आप, जब कहा जाता है कि जज्बा है अल्लाह अकबर के नारे के साथ लोगों ने बम बांधे थे और टैंक उड़ा दिए थे। तो हमारे पास भी अल्लाह अकबर का नारा है, हमारे पास भी वो जज्बा है।
जब टैंक उड़ सकता है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है समझ। और आज भी हमारे जो अफवाज पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी, LOC के ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे जवान, हमारे अफसर वो काम कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। और कहा यही जाता है कि आज पाकिस्तान अगर महफूज है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से, जिसको कि हम हमेशा एक्नॉलेज करते हैं, इमरान खान भी एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन चंद सवालात यकीनन निज़ाम के ऊपर तो उठते रहते हैं, और निज़ाम पे सवालात जब उठते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक किरदार है। आपने आज कोई रेफरेंस भी फाइल की है? जी अर्शद साहब, मैंने बेसिकली मुझ पे इन्होंने रेप का और मर्डर का केस नहीं किया, बाकी सारी दफाएं डाल दी मुझ पे। मेरे जैसे केस इंटेंशंस का ख्वाजा आसिफ का था, उसकी इंटेंशन राइट थी। सीएम साहब का, हाजिर सीएम साहब का आज केस है, सिमिलर था उनके लिए, उनके सीएम सिंध साहब का, उनका केस पे उनके लिए कानून कुछ और था। खाकान अब्बासी की बहन है, उनको कोई और कानून था। मरहूम रहमान मलिक साहब का केस है, उनके लिए कानून, फैसल वाउडा के लिए कानून कुछ और था। ठीक है जी, हम दरगाह से पीटते रहे और एक फोरम पे जाते रहे, एक्सेप्ट कि अब हम फाइनल फोरम है जिसपे हमारा तकिया, ईमान, भरोसा उनकी ऑनेस्टी के ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट। कि भाई हमारे साथ बेसा बायस है, मेरी वालदा का इंतकाल हो, मुझे 50,000 रुपये वैलेंटी लगा दी कि शायद एक्सक्यूज बनाया था। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस और सारे जस्टिस के रिसेंट ऑर्डर्स हैं, ये कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन पास नहीं कर सकता। और जिनका खुद का किरदार बेकिरदार और जो जमीर फरोश हो होंगे। सर मेरी बात सुनिए, आप बड़े सख्त अल्फाज नहीं सर, मैं नहीं सख्त, मैंने इससे पहले कोई बात नहीं की। देखिए सर, जब आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लोगों की ईमा पर दो कुर्सियां रखते हैं, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपने ली हुई इलेक्शन कमिश्नर की और आप मेंबर हैं, और आपने उसी वक्त एक गवर्नमेंट से एक और ओहदा ले लिया है प्रिंसिपल लॉ कॉलेज का, और आपने डिक्लेयर नहीं किया, जो आर्टिकल 216 क्लियरली बताता है कि वायलेशन है, सरकारी लॉ कॉलेज, सरकारी लॉ कॉलेज। और उसके बाद आप कॉम्पनसेशन में मुझे उड़ा देते हैं और उस पार्टी को निला देते हैं मेरी कुर्सियों से। ठीक है, तो मैं आप समझते हैं जब मुझ पे इल्जाम, और मुझे कहा कि कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आपने कोई दुरानी साहब की, मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, सबमिट हो गई है आज, एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट हो गई है जी। और देखिए हमारा तक मेरा अपना केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें क्या आपने मेन पॉइंट क्या उठाया? सबूत दे दिए हमने सर। 216 के तहत आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होते हुए दूसरी पोजीशन आपने डिक्लेयर नहीं की, वो भी पॉलिटिकल किसी पार्टी की, और उसको कॉम्पनसेट करने में आपने फैसले गलत कर दिए और उनको कॉम्पनसेट कर दिया। या मुझे नौकरी देता दो और मैं वहां तुम्हें बंदे की सीटें उठा के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा डिसीजन भी सेज इट ऑल। और मेरे साथ पीटीआई के जितने भी हैं, मेरा कसूर है कि मैं फैसल वावडा हूं या इमरान खान का करीबी साथी हूं। दूसरी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो सुप्रीम है उनको साइड पे कर दिए। ठीक है जी, रीसेंट है कि डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। हम तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं अपना केस भी लेके, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मनोमन मानते हैं, हम भरोसा करते हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम का जुडिशियल काउंसिल पे गए, वहां भी मोजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, और ये 10 मिनट का केस है, मैंने सबूत भी दे दिए, देयर इज नो इफ एंड बट इन दिस केस। ठीक है, लेकिन अर्शद साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब वो आप तोहमतें लगाते हैं मुझ पर, मैं मिसाल दे रहा हूं अपनी, मेरे खानदान वाले बाल बच्चे, बहन भाई, शादीशुदा बहन भाई बैठे में, काली भेड़े, इनको इस तकलीफ से नहीं गुजारेंगे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इस चीज को। जिस चीज से मैं गुजरा हूं, जो मेरे घर वाले गुजरे, नॉट फॉर नो रीजन, बीइंग इनोसेंट। जो पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान है, उस हवाले से भी आज फैसला आया, वो भी आप देख लें, उसमें तकनीकी इंसाफ हुआ है। सर का इंसाफ ही नहीं हुआ ना। जो मुनर्रिफ अरकान है, पीटीआई आज असेंबलियों से बाहर है। सर मेरी बात सुने ना अरशद साहब, एक मेंबर का हमने सबूत दे दिया है, दूसरा मेंबर जो इलेक्शन कमिश्नर है तो पेश ही नहीं हुए, वो फैसल फरीद साहब तो कहते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर की भी तैयारी हो गई है, दूसरे मेंबर की भी तैयारी, तीसरी की भी तैयारी हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी रेफरेंस फाइल करने का कोर्स देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जाती मुलाजिम है नवाज शरीफ का, फोन पे ऑर्डर देता। आज आरिफ हमीद भट्टी साहब ने किया था उनको, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जब शो पे कहा तो उसको डायरेक्ट फोन किया नवाज शरीफ के, फैसला ऑर्डर इमरान खान करीब इसको नाहल करो, यानी कि रेप और मर्डर छोड़ के सब कुछ मुझ पर कर दिया है, कानून अलग रह गया, तो आपकी हुकूमत ने किया था, उस पर शेख रशीद साहब का लेटर ऑन रिकॉर्ड है कि इतने अच्छे अफसर। इफ आई ट्रस्ट यू एंड यू रेकमेंड कि यहाँ की कॉफी पी लो, तो मैं तो आपकी रिकमेंडेशन पे गया ना, मैं तो नहीं जानता था ये जिस तरह गवर्नमेंट चलाते, गवर्नमेंट इस तरह चले जाती है, यूं ट्रांसफर, पोस्टिंग, पैसे इधर उधर, सिपाही, किसी को हार्ट अटैक हो गया, जो ईमानदार अफसर थे उनको हार्ट अटैक हो गया अचानक,
रिजवान FIA का मरूम उसको जनरल रिसीव करे, उसके बाद समझते इस मुल्क के अंदर कोई सीधा काम करेगा। जिस उस पर फर्ज जुर्म आयद हो रही थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर और CM को दिलवा दिया। ये कौन सा मुल्क है? कहां तक खड़े रहेंगे? कब तक नहीं बोलेंगे? और बोलेंगे भी नहीं। ये किस नमे का है? कितना करेंगे हमारे साथ? कहां तक रोकेंगे? गोली मारेंगे तो रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकने वाले, क्योंकि अब ये बात आपने सही कि अब गोली मारेंगे ही तो रुकेंगे, अदरवाइज सवाल तो चलते रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी नाज़रीन कहीं नहीं होता कि एक शख्स जिस पर इल्ज़ामात हों, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हों, करप्शन के इल्ज़ामात हों, एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम के इल्ज़ामात हों, जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी हो उस दिन उसे इलेक्ट हो जाए, मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए। अब 14 तारीख को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और जिस शख्स ने इस पर मेहनत की, डॉक्टर रिजवान FIA के डायरेक्टर, बड़ी मेहनत उन्होंने की, 4300 सफ़ात का ये केस उन्होंने बनाया और उनको थ्रेट्स भी थे, उनके ऊपर प्रेशर भी थे। नून लीग तो बाकायदा जिक्र भी करती थी, नाम ले लेके इनका करती थी। और डॉक्टर रिजवान के हवाले से अता ताड़ साहब ने क्या कहा था, दीगर लोगों ने भी कहा था, ताड़ साहब ने क्या कहा था, आइए देखिए। यही तफ्तीशी टीम का हेड जिसका नाम डॉक्टर रिजवान है, ये उस JIT के हेड थे जो जहांगीर खान तरीन की करप्शन और खुसरो बख्तियार की करप्शन की तफ्तीश कर रही थी। आपने उनको हटाया। रिकॉर्ड का हिस्सा है कि डॉक्टर रिजवान को तफ्तीशी टीम के JIT के सरबराह के तौर पर जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की शिकायत पर हटाया गया। जी नाज़रीन, डॉक्टर रिजवान वो ऑनेस्ट ऑफिसर थे, दलेर ऑफिसर थे जिसमें इस निज़ाम में जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई उस सबको डॉक्टर रिजवान से तकलीफ थी, परेशान थे और इंतहाई दयानतदारी से उन्होंने काम किया। और सवाल तो उठता है कि क्या इस निज़ाम में डॉक्टर रिजवान जैसे ऑनेस्ट अफसरान आइंदा इस तरह की तहकीकात करेंगे? क्या ये निज़ाम इस जैसे ईमानदार अफसरों के लिए खड़ा होगा या नहीं होगा? और फिर जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर बड़े बड़े लोगों को आपने छोड़ना है, करप्शन के केसेस आपने बैकडोर डील्स करनी है, सहूलतकारी का किरदार अदा करना है, ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि डॉक्टर रिजवान छुट्टी पे तो चले गए, जो हुकूमत आने के दरमियान टाइम था, स्टॉप लिस्ट के ऊपर डॉक्टर रिजवान का नाम किसने डाला? कौन ये फैसले कर रहा था? क्या ये वही लोग थे जो डॉक्टर रिजवान को धमकियां भी दे रहे थे कि जनाब इन केसेस पे हाथ हौला रखो और अगर इनका पता लग जाए तो शायद ये भी पता लग जाएगा कि तुम कत्ल दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। यहाँ पे ना